अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जब से अली जैदी ने अपनी JIT रिलीज की है तब से शोर मचा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने एक JIT रिलीज की जिसमें उतना मवाद नहीं था जितना अली जैदी की जारी करदा JIT में था। उस वक्त से सवाल उठ रहा है कि जुल्फिकार मिर्जा से सवाल कौन पूछेगा। उस वक्त से सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कितनी जवाबदेह है। आपको याद होगा अब से 5 साल पहले हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखा था कि इलेक्शन जीतकर कायम अली शाह साहब हों या फिर फरियाल तालपुर साहिबा हों, दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, वो डिनर में गए और वो डिनर था उज़ैर बलोच का। उसके बाद जब हम ये हक़ाइक़ आपके सामने लाए तो ये बात शुरू हुई, तरदीदें शुरू हुई कि हम तो जानते नहीं हैं, हमें नहीं पता था किसका डिनर है। साथ ही ये सारे के सारे मामलात हुए, मगर फिर JIT का मामला दोबारा उठा। सिंध गवर्नमेंट ने जो JIT रिलीज़ की उसमें बहुत सारी बातें नहीं थीं। अली जैदी ने जो JIT रिलीज़ की उसमें जो शुरू के 6 नाम हैं उसमें पहला नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, डॉक्टर निसार मुराई और यूसुफ बलोच, शर्जील मेमन, ये नाम गायब थे सिंध हुकूमत की JIT से। और बहुत सारे हालात व वाक़यात गायब थे उस JIT से जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई। अली जैदी साहब हमारे प्रोग्राम में आए और हमने सवाल किया कि सिंध हुकूमत तो जवाबदेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाबदेह है, मगर आपके इत्तेहादी भी जवाबदेह हैं। हम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब को भी ट्राई करते रहे कि वो प्रोग्राम में आएँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा कल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गई, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा। हमारे साथ भी इस वक्त डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर है ये बहस उस वक्त से शुरू हुई है जब अली जैदी साहब ने JITs रिलीज़ की। ये मामलात हम मुख्तलिफ अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में उठाते रहे हैं। आपकी खुद डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब से बात हुई, जो उनके हवाले से बातें की गई हैं वो क्या कहते हैं कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं? देखिए, सिर्फ अभी नहीं, मैं ज़ाहिर है कि वो जब से ये सिलसिला हुआ, जिस टाइम ये सारी चीज़ें हुई, वो तब भी शेयर करते रहे। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक स्पीकर थी और एज अ स्पीकर बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट थी। वहाँ पे वो जिस तरह सारी पार्टीज़ के लोग वहाँ पे थे, मुझे उनको भी फेस करना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जानना चाहती थी। और जो भी उनके जो उन्होंने इश्यूज़ रेस किए थे उस वक्त, वो बड़े एक सीरियस नौयत के थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं ला ताल्लुक़ और या मेरी नॉलेज में ना हो। तो जाहिर है कि किसी हद तक जो भी मेरे साथ उन्होंने शेयर किया, तो इसलिए मैं जानती थी। और डॉक्टर साहब, जो अली जैदी की JIT में उनके हवाले से बातें की गई हैं, जब वो ख़ास तौर से इंटीरियर मिनिस्टर थे, किस तरीके से उनका उज़ैर बलोच से ताल्लुक़ के हवाले से, किस तरीके से पुलिस में तैनाती और वो सारे मामला, CCPO कराची ने 2010 में किस तरीके से बुलाया उज़ैर बलोच को और कहा कि जो मुखालिफ गैंगस्टर्स हैं उनको मारा जाए, ये सारी बातों के हवाले से आपने उनसे पूछा क्या मौक़िफ़ है उनका? जी देखिए, सबसे पहले तो कराची के हालात को समझने की बहुत ज़रूरत है। जिस हालात में कराची था उस वक्त, और मुख्तलिफ पार्टीज़ का, मैं ये कल भी अपने इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, जो टर्फ वॉर था, हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ आ जाता है क्योंकि जाहिर है कि ये लियारी बहरहाल पीपल्स पार्टी की पॉकेट यहाँ पे थी। पीपल्स पार्टी हमेशा वहाँ से जीतती थी, ये लोग पीपल्स पार्टी के ही थे। तो वहाँ पे, और क्योंकि ख़ास तौर पे जब डॉक्टर साहब को बीबी के आने से पहले बीबी ने ट्रस्ट किया कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए भी आप लोग जाके लियारी से लीजिए, तो फिर जाहिर है कि उस वक्त डॉक्टर साहब गए, उस वक्त उनको वहाँ पे उन्होंने जाके जो भी था उस हद तक जानिसारा ने बेनज़ीर जो बनाई, और जिस तरह डिफरेंट फैक्शंस में थे, बटे हुए थे, उन सबको इकट्ठा किया। तो उस वक्त से जो ताल्लुक हुआ वो एज अ पार्टी और एज अ इंस्ट्रक्शंस ऊपर पूरा लीडरशिप से वो था। और आपको पता है कि जब इलेक्शन 2008 से पहले, क्योंकि ये मैं बात कर रही हूँ 2007 की, जिस वक्त टिकट बीबी ने दे दिए थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत डिवाइडेड थी लियारी में। और उस वक्त जो कैंडिडेट थे तो उनके खिलाफ बड़े मजबूत हमारे वाजा करीम दाद साहब और शकूर शाद साहब, ये सब थे जो एक मुख्तलिफ उसमें थे। तो उस वक्त भी आखिर जाहिर है कि बड़ों ने इंटरफेयर किया, उसमें आए, जिसको टिकट दिया ना था उसको सपोर्ट किया। तो ये तो सब बातें उससे पहले की है। मगर डॉक्टर साहब, एक जो मामला है वो है लियारी में मिलिटेंसी का और जो गैंग वॉर है उसको मजबूत करने का, जिसमें बाबा लाडला, उज़ैर बलोच शामिल थे।
یہ معاملہ کیا اس لیے ہوا کیونکہ جو 2011 میں پریس کانفرنس کی اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ اسمبلی پر بھی آواز اٹھا چکے تھے ذوالفقار مرزا صاحب کہ وہ مایوس ہو رہے تھے اس بات سے کہ ریکنسیلیشن کی پالیسی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھتہ اور یہ سب کرتی ہے، اور جب ریکنسیلیشن کی وجہ سے پولیس کا کریک ڈاؤن وہ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے لیاری میں ملیٹنٹس کو مضبوط کرنا شروع کیا، جو کہ علی زیدی کی جے آئی ٹی بھی بتاتی ہے، اور سی سی پی او کراچی نے بلایا کہ مخالف گروپوں کو مارا جائے، تو اس وقت انہوں نے عزیر بلوچ کو مضبوط کیا، اسلحہ بھی دیا، ساتھ میں ویسے مضبوط کیا کہ جی ملیٹنسی کا مقابلہ ہم ملیٹنسی سے ہی کریں گے۔ دیکھیں بالکل غلط باتیں ہیں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اگر ملیٹنسی پہلے سے تھی، رحمان ڈکیت جس کو بنایا گیا رحمان بلوچ سے، رحمان ڈکیت کو کس نے فون کر کے سپورٹ لیا تھا، تو یہ سب باتیں اس طرح پروجیکٹ کرنا بڑی ایک وہ ہے کہ آپ ایک شخص کو وہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کا رول دیکھیں، عزیر بلوچ کا باتیں ہیں سین میں، جس وقت رحمان کا کی انکاؤنٹر ہوا جو کہ ہوا 10 اگست 2009 میں، اور 2009 کے اگست میں، اور اس کے بعد اب جو بھی وہ تھی امن کمیٹی اور انہوں نے اپنے عزیر بلوچ کو کیا، تو جو کچھ رحمان کے لوگ تھے انہوں نے عزیر کو کیا۔ اگر رحمان کرمنل تھے، اگر رحمان کا وہ تھا جن سے پہلے مدد مانگی جا رہی تھی، پیپلز پارٹی کو سپورٹ وہ کر رہے تھے، تو وہی لوگ آگے چل رہے تھے۔ تو اسی طرح جب عزیر آئے تو یہ کہنا ہتھیار بانٹیے، آپ بتائیے کہ اگر آپ ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا امن امان آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ، میں نے جس طرح کل بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ کیا کراچی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف فیکشنز میں ڈیوائیڈڈ تھیں، اور ہر پارٹی ہر آپس میں اپنے گروپس کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور چاہے وہ کراچی کی ہو، وہ متحدہ ہو، اور دوسری پارٹیاں ہوں، ان کے فیکشنز تھے۔ آگے آپ جائیے اورنگی اور کٹی پہاڑی کی طرف جائیے، وہاں الگ ایک وہاں پہ ٹرف وار چل رہی تھی، وہی چیز لیاری میں تھا، اس کے علاوہ بوم بلاسٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں آپ مجھے بتائیے، اگر آپ، میں ایک کو ہتھیار دے کے کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوں گے آپ اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امن ہو؟ تو یہ باتیں کہنا بہت ہی غلط ہے۔ اور دوسری چیز میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر وہ جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہتھیار بانٹ دیے تو وہ سب ہو گیا اور پولیس کی انہوں نے اپوائنٹمنٹس کر دی، میرے پاس تو دونوں جے آئی ٹی ہیں اس وقت، کل تک میرے پاس ایک تھی، آج میں نے دونوں جے آئی ٹی اٹھا لی ہیں، اور دونوں جے آئی ٹی میں اگر اٹھا کے دیکھیے کہ کتنی پولیس اپوائنٹمنٹس، میں پیج نمبر بھی آپ کو بتاؤں گی، مطلب میں نے تو کبھی یہ بات اب جا کے وہ ہوئی ہے کہ یہ سنا تھا کہ عزیر لوگوں سے بھتہ لیتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ لوگ عزیر سے بھتہ لیتے ہیں؟ مگر ڈاکٹر صاحبہ، ایک عجیب بات تھی، اگر آپ کے پاس دونوں جے آئی ٹیز اب ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اگر اب آپ کے پاس دونوں جے آئی ٹیز ہیں تو علی زیدی صاحب نے جو جے آئی ٹی جاری کی اس کا صفحہ نمبر 7 پر جو سی سی پی او وسیم احمد ہیں وہ 2010 میں جبکہ ذوالفقار مرزا صاحب تھے انٹیریئر منسٹر، وہ بلاتے ہیں اور عزیر بلوچ سے کہتے ہیں کہ غفار ذکری گروپ اور جو دوسرے گروپس ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ ان کو مارنا ہے، اور عزیر بلوچ جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر مجھے میری مرضی کے پولیس والے چاہیے، پھر یہ بات مان لی جاتی ہے اور ان کی مرضی کے پولیس والے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو شروع ذوالفقار مرزا صاحب، جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی جو آپ کے اتحادی ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب کے ٹائم سے ہوئی ہے۔ دیکھیں نہیں، میرے سامنے یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، پیج نمبر 7 بھی دیکھیے، آگے پیج نمبر 10 بھی دیکھیے، پھر اس کے بعد پیج نمبر 14 بھی دیکھیے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پیج نمبر 7 پہ جو ہے وسیم نے سی سی پی او نے بلایا، کس کے گھر بلایا؟ فاروق عوان کے گھر بلایا، اور فاروق عوان کا کیا اسی جی آئی ٹی میں نے آپ سے کہا کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ عزیر بلوچ بھتے لیتا ہے، لیکن کیا کوئی عزیر بلوچ سے بھی بھتہ لے سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کی بات ہے۔ اور ٹرانسفر پوسٹنگ کیا آئی جی لگاتے ہیں؟ آئی جی کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں کرنا، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ باقی شہر کے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ذریعے نہیں ہو رہا تھا، یہ اس وقت کے چیف منسٹر یا آصف زرداری صاحب یا فریال تالپور صاحبہ کے ذریعے گینگ وار کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، ذوالفقار مرزا صاحب نہیں کرا رہے تھے یہ سی سی پی او کراچی سے یہ کام؟
देखिए, आप मुझे बता दें, मैं वही की जानना चाह रही हूँ ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2010 तक सिर्फ उनका रोल है, क्योंकि अर्ली 2011 में उन्होंने होम मिनिस्ट्री छोड़ दी। कितनी पुलिस अपॉइंटमेंट्स, कितनी वहाँ पे सारी जो भी है इलेक्शन से पहले, और ये जो आप अरशद पप्पू और ये बाबू लाडला और ये इनकी बातें कर रहे हैं, वो तो उनके जाने के बाद हुई हैं। तो वो कौन से पुलिस वाले अपॉइंट किए थे? वाकयात उनके जाने के बाद हुए, मगर इस वक्त तक होम मिनिस्ट्री, मगर जो 2011 की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका आप कल भी हवाला दे रही थी, जो उन्होंने कुरान पाक अपने हाथ में रखकर और सर पर रखकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उनके साथ बैठा हुआ है जफर बलोच, यानी कि उजैर बलोच का राइट हैंड डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जफर बलोच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके उल्टे हाथ पर क्या कर रहे थे? मैं वही कह रही हूँ। देखिए, जफर बलोच को किसने मार दिया, फिर क्या हुआ आगे? फिर आप, मैं वही कह रही हूँ, वो बैठे हैं और वो बैठे हैं, और जो घर चले गए वो कुछ नहीं है। आप उसके 2010 के बाद आखिर 11 का उठा के देखिए, 12 को उठा के देखिए, एमएनए एमपीए जिनकी मर्जी से लग सकते हैं, उसके लिए एक एसएचओ और एसपी लगाना क्या बड़ी बात है? मगर डॉक्टर साहब जब वो पीपल्स पार्टी से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा नाराज होते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, उल्टे हाथ पर बैठे होते हैं जफर बलोच, और जफर बलोच वही हैं जिन्होंने ये कहा था उजैर बलोच के साथ साथ कि हमें पीपल्स पार्टी ने असला दिया एमक्यूएम से लड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जफर बलोच कह रहे हैं हमें असला दिया, वो उल्टे हाथ पर बैठे हैं और बाबर लाडला का दिफा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2011 में कर रहे हैं जब एमक्यूएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जुल्फिकार मिर्जा साहब क्यों बाबर लाडला को डिफेंड कर रहे थे और उल्टे हाथ पर बिठाया हुआ था अपने लेफ्ट हैंड पर उजैर बलोच के राइट हैंड को? देखिए, मैं वही आपसे बता रही हूँ कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था ना, ये सब पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे ना। और आपसे मैं फिर एक सवाल पूछती हूँ, 2000 डॉक्टर साहब के होम मिनिस्टर बनने से पहले का देख ले राब्ते, होम मिनिस्टर छोड़ने के बाद के राब्ते देख लिए, आप इर्द गिर्द नहीं देखना। मतलब उसके बाद भी हुआ, मगर कोई एमपी एमएनए बिठा लेते, जफर बलोच को क्यों बिठाया हुआ था? कोई एमपी एमएनए भी बिठा सकते थे वो अपने उल्टे हाथ पर शाहजेब लियारी का। देखिए, आखिर नहीं, मैं ये वो तो उस वक्त जिस हालत में जिस तरह भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आसान बात नहीं है। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट, आप मुझे बताइए उस वक्त जब अल्ताफ हुसैन का नाम कोई लेने के लिए वो होता हो, और उस वक्त जो पूरे शहर की दहशत थी, आप बजाय उसके कि उनको वो अप्रिशिएट करें, वो तो अकेली जान उसने उठा के जाके कुरान उठाया, और उसने क्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी फैमिली ने उसके बाद सफर किया या गेन किया? डॉक्टर साहब ने लूज किया या गेन किया? आप तो उनको ये एक वो करें कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए कुरान उठा के उन्होंने बात क्या की कि मुझे कहा गया था कि फैसला हो चुका है पाकिस्तान तोड़ने का। मैं तो उस लीडरशिप पे हैरान हूं कि अगर ये जब फैसले उन्होंने सुनाए और उन्हें बताए गए कि ये फैसले हैं और ये बातें हो रही हैं, तो फिर आपने क्या करना था? देखिए, उस शख्स ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, अपने खानदान की जिंदगी को खतरे में डाला, अपने बच्चों के लिए। हमने लूज किया, हमने गेन नहीं किया। डॉक्टर साहब, जितनी भी बातें जुल्फिकार मिर्जा साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, वो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ थी। वो नहीं देख रहे आप उनकी, डॉक्टर साहब, जितनी भी बातें उस वक्त जुल्फिकार मिर्जा साहब ने की, वो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ की, मगर ये जेआईटी एमक्यूएम के खिलाफ नहीं है। ये जेआईटी तो इस वक्त उजैर बलोच के हवाले से है। उनकी काफी सारी बातें सही साबित हुई अल्ताफ हुसैन के बारे में, और उस वक्त जो जुल्फिकार मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एमक्यूएम से जो दिफा करने आए थे अल्ताफ हुसैन साहब का, वो तो इस वक्त हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। वो जुल्फिकार मिर्जा साहब और आप इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी हैं, जो जुल्फिकार मिर्जा पर अटैक करते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से, और अल्ताफ हुसैन साहब का दिफा करते थे, वो एमक्यूएम के साथ है। मगर ये जेआईटी लियारी गैंग वॉर के हवाले से है कि उन्होंने लियारी गैंग वॉर को मजबूत किया। माजरत के साथ मैंने उनसे 2015 में पूछा तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने टॉप से नहीं कहा था, जो किया मैंने किया। मैं आपको सुना देता हूं। उसके अलावा 2011 में उन्होंने गैंग वॉर को भी किस तरीके से डिफेंड किया, इधर देख लीजिए। ये जो सब कुछ हुआ उस जमाने में, जाहिर है उजैर बलोच ग्रुप का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, उसके बाद बड़ा इक्वल किस्म का कंपटीशन देना दूसरी सियासी जमातों को कराची में, ये सब अगर आप कर रहे थे तो किसी के कहने पर कर रहे थे पार्टी की आदत में, या खुद कर रहे थे जुल्फिकार मिर्जा साहब? मैं खुद कर रहा था, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा था। इतनी गैरत, इज्जत और मेरे में जो है हिम्मत थी, जो कराची में हो रहा था इतने साल से बोरीबंद लाशें, वो तो किसी ने नहीं रुकवाई।
मैं बोल चुका था, आपको याद होगा मेरी तकरीर जो मैंने चैम्बर में की थी, मैंने कहा डरो उस दिन से जिस दिन टिट फॉर टैट होगा। याद है आपको? टिट फॉर टैट करना चाहिए एक इंटीरियर मिनिस्टर को, वजीर दाखिला को, या फिर मुजरिमों को पकड़ना चाहिए? सर आपने टिट फॉर टैट किया, उसके बाद दोनों तरफ से ज्यादा ही बंदे मारे गए ना, फायदा क्या हुआ मिर्जा साहब? देखें, जब गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो, करप्ट हो, तो लोगों को हम छोड़ देंगे मरे? बदमाश मार दे, क्रिमिनल मार दे, मर्डरर्स मार दे उनको। सर पकड़ते ना पुलिस के जरिए मिर्जा साहब, किसी दूसरे ग्रुप को असला देके और ज्यादा हालात खराब करना तो नहीं था ना सर? पकड़ते कोई चल के अगर मेरे घर आएगा, मेरी इज्जत आबरू लूटने के लिए, मेरी जान लेने के लिए, मैं आई विल नॉट केयर। मैं एक बंदा नहीं, मैं 100 बंदे मारने के लिए तैयार हूं और मैं मारूंगा। मुकम्मल ओन करते थे, कहते थे मैं अस्करियत को प्रीच करता हूं, ये अपने दिफा के लिए ठीक कर रहे हैं। यानी कि एमक्यूएम जो करती थी, जो टारगेट किलिंग करती थी, उसके जवाब में वो सपोर्ट करते थे जो लियारी के गैंग वॉर में हो रहा था। देखिए, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी क्लियर नहीं था, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है या अभी जो बता रहे हैं, दिफा के लिए बार बार दिफा के लिए बात करें, आउट ऑफ कंटेक्स्ट करेंगे तो फिर बातें वो हो जाएंगी। मुझे बता दीजिए वली बाबर का कत्ल किसने किया, और ये बता दीजिए इतने बड़े मीडिया चैनल का रिपोर्टर थे, आपकी तो आंख इतनी बड़ी है कि हर जगह वो हो जाती है, आप नहीं वो कर सके उस वक्त किसी ने। आज आप 10 साल बाद जाके आप कल्प्रिट्स को पकड़े रहे हैं और वो कर रहे हैं। क्या आपका मुल्क ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता था? क्या अगर कोई शख्स सिर्फ आवाज़ उठा रहा है, कह रहा है, अगर उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी ज़ाती, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। ये बातें करना तो है, आप नाम बता दें कि कौन से मरा है, एक भी कोई डॉक्टर साहब के हवाले से। ये बातें करना, एक जज्बात में कहना और दिफा की बात करना, आप मुझे बताइए, मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब बतौर डॉक्टर साहब जो बातें उन्होंने एमक्यूएम के बारे में कही, हम मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से भी एमक्यूएम के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से मुसलसल उठाते रहे हैं। 2011 में जब हमने जुल्फिकार मिर्जा साहब को आपके घर पर आकर इंटरव्यू किया, उसका अगला प्रोग्राम हमने एमक्यूएम में 9-0 में बैठ के किया और हैदराबाद रिजवी साहब को कहा कि आप पार्टी हैं, माफिया जो आप ये सारे के सारे काम करते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर इस वक्त ये आ रहा है कि एक बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैंने उस वक्त भी उनसे सवाल किया कि उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि अगर एमक्यूएम टारगेट किलिंग कर रही है, भत्ता ले रही है, तो वो बजाय इसके कि लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए उसको रोकें, वो एक और मिलिटेंट विंग क्रिएट कर दें। और उसमें अगर आसिफ जरदारी साहब की मर्जी शामिल थी तो आप बता दीजिए। अगर उन्होंने बताया था कि जरदारी साहब की मर्जी से उन्होंने सारा काम किया, इंटीरियर मिनिस्टर ये नहीं करता कि एक अस्करी विंग के जवाब में एक अस्करी विंग खड़ा कर दे। कतई ऐसा नहीं था। प्लीज, मैं वही कहती हूँ, क्यों आप उससे पहले देखना नहीं चाहते और उसके बाद देखना नहीं चाहते? अगर मिलिटेंट होता ग्रुप था ये, तो उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले मुझे बताइए ना कि आखिर रहमान का नाम रहमान डकैत क्यों कर दिया गया? और पीपल्स पार्टी के दौर में ही, पीपल्स पार्टी के दौर में उसका इनकाउंटर हुआ और जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा कि गलती हो गई, मुझे लगता है मेरा कत्ल, मेरे हाथ पर कत्ल है रहमान का, मुझसे गलती हो गई, वो नहीं होना चाहिए था। यानी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आके अपनी पॉलिसी रिवर्स की और उसके बाद दोबारा उसको रिवर्स कर डाला और उज़ैर बलोच को खड़ा कर डाला। देखिए, कतई ये नहीं, और उज़ैर बलोच को फिर खड़ा कर डाला और इस तरह, ये सब बातें गलत हैं। उनकी अपनी अमन कमेटी ने उनको इलेक्ट किया और इलेक्ट करके उज़ैर को लेकर आए, और उस जो भी एनकाउंटर वाली बात या जो कुछ भी ये हुआ, वो उनको था कि अगर अरेस्ट करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता रादर देन के जो था। इसलिए वो, देखिए, जो भी कराची का या सिंध में वाक़या होता था वो अपने आप को ज़िम्मेदार कहते थे। मैंने जैसे कहा, वली बाबर, उनके वो तो कोई पीपल्स पार्टी के नहीं थे ना, क्यों वो इतने जज्बात से और क्यों इतना ज़्यादा उसके लिए बोल रहे थे? क्या वली बाबर का खानदान नहीं था? मैंने आपको बताया, कटी पहाड़ी और ये जो बच्चे, पठान बच्चे मारे जा रहे थे, कोई ठेले वाला, कोई वो उर्दू स्पीकिंग लोग मारे जा रहे थे, तो वो ये समझते थे कि वो कसूर उनका है, वो जिम्मेदारी उन पे आती है। जो 10 मुहर्रम के जुलूस का ब्लास्ट हुआ, वो कहते थे, उन सब जो रिश्तेदार है वो कहते थे, मैं अगर उस पोजीशन में हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब पोजीशन में उनको या तो जरदारी साहब वो कन्विंस करते हैं कि रिकंसिलिएशन की पॉलिसी खत्म हो, क्योंकि वो तो इस हद तक आगे निकल गए कि वो कहते थे आफाक अहमद
لیڈر ہے اردو بولنے والوں کا، الطاف حسین نہیں ہے، تو یہ الطاف حسین کے ساتھ جو ان کا پرابلم تھا، جو کہ جینوئن پرابلم ایک انٹیریئر منسٹر کے طور پر ان کا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ بھتہ خوری نہ ہو، اس کو ریزالو کرنے کی جگہ انہوں نے ایک نیا مانسٹر کھڑا کیا۔ 2016 تک وہ ڈیفینڈ کرتے رہے عزیر بلوچ کو، کہ میں امید کرتا ہوں بابا لاڈلا والا حال نہ ہو عزیر بلوچ کا۔ پلیز جی وہ دیکھیے تو ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ جو جس طرح قتل ہو رہے ہیں یا جس طرح ہو رہے ہیں اس طرح ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں ایک لیڈر کے اس کے بعد جو بھی وہاں کا بنا ہوا ہو، آپ جس کے کہنے پہ ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ دیتے ہیں۔ بھائی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ فریال صاحبہ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ان کے گھر چلی گئیں؟ آپ بتائیے۔ سی ایم صاحب گئے، پوچھ رہے آپ کے چینل دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کے گھر بیٹھے ہوئے اور وہاں گئے، آج ڈنر میں گئے اور کہہ رہے ہیں کون کس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے مجھے دیکھا، اور کیمرہ کی آنکھ انہیں دکھا رہی ہے۔ تو باتیں ہیں پلیز۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور وہ کہتی جاؤں، شاہزیب ریٹائرڈ بریگیڈیئر باسط صاحب کی کل میڈیا پہ انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے سارا جو وہ اس آپریشن میں بھی تھے کیا کہہ رہے تھے، میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، بڑی سیریس باتیں کی ہیں انہوں نے، ڈاکٹر صاحب آپ نے پورا انٹرویو دیکھا ہے؟ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج اس کا کوئی پارٹی جی صاحب آپ نے اس کا پورا انٹرویو دیکھا ہے؟ انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب کے سے بھی باتیں کی ہیں، اس میں ان پر بھی الزامات لگائے ہیں، وہ پورا انٹرویو آپ دیکھ لیں۔ کیا بات کی میں آپ کو بتاؤں نہیں کہ آپریشن جب ہو رہا تھا رینجرز کے خلاف ذوالفقار مرزا صاحب کیا باتیں کر رہے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اس انٹرویو میں؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن اس طرح، کیونکہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ بچوں اور فیملیز کو مارا گیا، آپ کر سکتے ہیں ایسے آپریشنز کہیں۔ آج آپ کہتے ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے اگینسٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ بات کر لیں۔ یہاں آپ اپنے ملک میں ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کو جس طرح ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی 2012 میں مجھے بتا دیجئے 2012 میں جب 2011 میں ذوالفقار مرزا صاحب پارٹی چھوڑتے ہیں اور عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتے ہیں، 2012 میں پیپلز پارٹی آپریشن کرتی ہے، 2013 میں پیپلز پارٹی واپس چلی جاتی ہے عزیر بلوچ کے پاس اور حلف لیا جاتا ہے، مگر یہ جو 2012 میں آپریشن تھا اس میں پولیس والے بھی مارے گئے ہیں، ہم نے اسلحہ بھی دکھایا، پولیس والوں کو جو گولیاں لگی وہ بھی دکھائی ہیں، مگر ذوالفقار مرزا صاحب اس وقت پولیس والوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، سابق انٹیریئر منسٹر تھے، وہ عزیر بلوچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ کھڑے مطلب کیسے کیا کر رہے تھے؟ وہ مسلسل سپورٹ کرتے رہے انہیں، 2016 تک وہ کہتے رہے، میں امید کرتا ہوں ایک بیان دینا آپ کنڈیم نہیں کر سکتے۔ 2015 میں آپ کو بتا سے وہی بات 2015 کا انٹرویو تو میں نے آپ کو بھی دکھایا اپنا۔ دیکھیں آپ کو شاہزیب میں آپ کو بتاؤں، اگر جس وقت انہوں نے 2011 کے ارلی میں انہوں نے ہوم منسٹری چھوڑ دی تھی، اس کے بعد جو بھی آئے منسٹر، اگر انہوں نے عام دیے تھے اور وہ امن چاہتے تھے ان کو لے لینے چاہیے تھے، انہیں ڈسارم کرنا چاہیے تھا، یا آپ 2011 کا پورا سال نکلا، آپ نے ان کو پورا سپورٹ کیا، آپ نے ان کی ہیڈ منی معاف کر دی، یہ ساری ذمہ داریاں پیپلز پارٹی ہیڈ منی معاف کر دی، ان سب کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا ہے، مگر جو ذوالفقار ان سب کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا ہے۔ یہ سارے الزامات ہم نے اپنے شوز میں اٹھائے ہیں، مگر جو ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے علی زیدی آپ کے اتحادی کی جاری کردہ جے آئی ٹی میں سوال پیدا ہو رہے ہیں، اس کا جواب کہ ذوالفقار مرزا صاحب دیں گے۔ اصولی طور پر تو جے آئی ٹی جاری کر کے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، مگر اب انہوں نے کر دی ہے تو کیا ہوگا، اور پیپلز پارٹی نے بھی کر دی۔ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کریں، کورٹ میں لے کے جائیں، بلائیں، وہ پوری فرینڈز کی لسٹ اٹھائیے، اس پوری لیڈرشپ سے پوچھئے جو تھی، پھر یہ پوچھا جائے کہ وہ گھر کیوں گئی، یہ پوچھا جائے کہ ہیڈ منی کیوں آپ نے ختم کی، یہ پوچھا جائے کہ ان پیس ایوارڈ کیوں دیے جاتے تھے، یہ بھی پوچھا جائے کہ آپ پولیس کے کیوں اپوائنٹ کرتے تھے، اور یہ بھی پوچھا جائے کہ عزیر سے بھتے کون لیتا تھا، اور یہ بھی پوچھا جائے کہ فشریز پہ لگا کس کو پیسے دے رہا تھا۔ جو 2011 میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور میں اور یہ بتاتی ڈاکٹر صاحب مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب ڈاکٹر 10 اور بیس 14 ضرور پڑھیے گا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب صرف پارٹی میں ہی نہیں علیحدہ ہوئے، فیملی میں بھی نظر آیا کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں، جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی سیٹ چھوڑی تو آپ کے صاحبزادے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی انہوں نے الیکشن لڑا، آپ آگے تک پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں، آپ اسپیکر رہیں، اس کے بعد 2013 کا الیکشن، تو آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے، وہ پارٹی کے اوپر جو بھی الزامات لگا رہے تھے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔
देखिए मुझे ये तो दूसरे लोग जो घुसा है पार्टी में, ये पार्टी है, आप इन्हें पार्टी कहते हैं? कौन पार्टी कौन? तो हम थे ना, मुझे बीबी लेकर आई थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। 1996 में जब हुकूमत गई है, बीबी ने मुझे बुलाया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दो आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, मेरे दादा से लेके, मेरे वालिद से लेके, मेरे भाइयों से लेके, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। डॉक्टर साहब किन लोगों की आप बात करिए, कौन घुसा है? बीबी ने मुझे क्योंकि कहा, आप तो बहुत आगे तक पीपल्स पार्टी के साथ रही, कौन लोग घुसा है? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने दो लोगों पर एतराज किया था, एक बाबर एवान पर, एक रहमान मलिक पर। रहमान मलिक साहब अभी पीपल्स पार्टी में, बाबर एवान साहब काबीना में आप लोगों के साथ बैठे। मैं किसी के सुनिए ना आप प्लीज, मेरे अब करते करते फिर हम और जाए। आप मुझे ये बता दीजिए, मुझे बीबी लेकर आई, मुझे बीबी ने टिकट दिया, ये बिल्कुल आसिफ साहब का और उस वक्त उनका जो हमारा बॉन्ड था, मेरा उस फैमिली के साथ बॉन्ड था, मेरे बच्चों का उनके बच्चों के साथ बॉन्ड है, जिन बच्चों को मैंने हाथों में उठाया है। और डॉक्टर साहब का खुद की फीलिंग ये थी कि देखो मेरे पॉलिटिकल वो हैं, लेकिन और एज अ स्पीकर मैं आपके रिकॉर्ड पे ये करती जाऊं, जब मुझे स्पीकरशिप ऑफर हुई मैंने तब भी रिफ्यूज किया था। मैंने कहा आप किसी और को नवाज दें क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। मगर डॉक्टर साहब बीबी ने आपको 2008 के इंतखाबात के लिए टिकट दिया होगा, 2012 में हसनैन मिर्जा क्यों खड़े होते हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर जब जुल्फिकार मिर्जा साहब रिजाइन कर जाते हैं, आप बाद में क्यों खड़ी होती हैं? मुझे शाहजेब मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे 2008 में नहीं, मुझे 1997 में जब बीबी अकेली थी, 1997 में जब आसिफ जरदारी साहब हाइडिंग में थे, जिस वक्त आपकी पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई थी, जिस वक्त आपको एंटी स्टेट बाकायदा इलेक्शन थी, जो उस वक्त हालात थे, मुर्तजा की असैसिनेशन के बाद की बात है। आप जानते हैं कि सिंध में क्या आग लगी हुई थी? मुझे उस वक्त बीबी ने मुश्किल वक्त में बुलाया था, ये कहा था कि मुझे जरूरत है, मैं चाहती हूं कि खानदानी और कोई मेरे साथ औरतें चले, मेरे साथ निकले। मैंने उस वक्त बीबी के सामने ये कहा, बहुत शुक्रिया, बीबी मैं आपके सुन लीजिए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी, जवाब पीपल्स पार्टी को भी देना है, जवाब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को भी देना है। 2012 में जब ऑपरेशन हो रहा था, पीटीआई ने, नून लीग ने क्यों ऑफर की थी एमक्यूएम ने उज़ैर बलोच को कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं, उन सब ने भी देना है। जेआईटी रिलीज अली जैदी ने की है, जवाब सबसे बनते हैं, किसी एक प्लेयर से नहीं बनते। इस सारी की सारी एपिसोड में प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बात करेंगे।